हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10⁻5 जूल। ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁻5 जूल। पहले इसको बताने के लिए इसको हम सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अलग लिख लिए। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 वाट। इंटू आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। तो वाट को अब अगर हम चेंज करेंगे 1000 वाट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो जूल पर सेकेंड होगा। और इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब 60 मतलब 60 इंटू 60 3600 इधर 3 0 और यानी कि 5 0। फिर अगर 10 से हम लोग नीचे भाग और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल बचा। और इसको लिखेंगे फिर 3.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 6। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मात्रक ही यही होता है। तो लाने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं। अब चलिए ऑप्शन में देख ले रहे कौन सा है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुरुत्व त्वरण जी खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो पहले जी गुरुत्व त्वरण जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो गुरुत्व त्वरण जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम। एम मतलब हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ, ई मतलब अर्थ का मास, आर बराबर हो जाएगा रेडियस यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पे कैची कैची का जिक्र है। तो आपका जिक्र है पृथ्वी का मास का, और जी यहाँ पे बराबर ये नियतांक है। तो अब ऑप्शन में हम देख ले रहे हैं जी का मान कैची कैची पर। पृथ्वी का ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व स्थिरांक जी पर। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की त्रिज्या आर पर। तो अभी तो देखें मतलब कि गुरुत्व त्वरण जो स्मॉल जी है वो एम पे निर्भर करता है, जी पे निर्भर करता है, आर पे निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु गिरेगी, गिरने वाली वस्तु द्रव्यमान एम पर क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं कि कहीं पे अगर दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु को अगर हम ऊपर से गिराएंगे जहां पर मतलब हवा नहीं हो, निर्वात की स्थिति हो, वहां पर अगर हम गिराएंगे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु तो दोनों गिरेगी भी ना तो सेम ही टाइम पर नीचे पहुंचेगी एक साथ। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए अनंत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र कहलाता है, जहां से कोई जब प्रकाश की किरण जाती है तो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। पहले तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जा रही है तो पानी ज्यादा सघन हुआ या फिर ग्लास? तो
पानी और ग्लास की अपेक्षा में, यानी कि दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ग्लास से ज़्यादा क्या होगा, सघन होगा। तो यह प्रकाश का अपवर्तन का नियम बताता है कि सॉरी जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश मतलब प्रकाश की किरण या प्रकाश बोलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह तिरछी करके मतलब कि खुद को तिरछे करके गमन करती है। यानी कि दो माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो कोई माध्यम विरल रहेगा या सघन रहेगा। किसी की अपेक्षा में कोई विरल और सघन होता है। जैसे मान लीजिए हवा से अगर पानी में गई तो हवा में उसको वो जाएगी, अगर पानी में तो वो एक अभिलंब होता है तो क्या हो जाएगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन अगर पानी से हवा में अगर प्रकाश जाएगी तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। सामान्य की ओर और गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य की ओर और गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामान्य की ओर और धीमी हो जाएगी। क्योंकि अभी बताए हैं ग्लास पानी के अपेक्षा में क्या हो जाएगा, ग्लास सघन माध्यम हो जाएगा। तो सघन में जाएगी तो प्रकाश का चाल भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और वो किसकी मतलब कि सामान्य की ओर यानी कि एक तरह से अभिलंब की ओर जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी, धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा द्वारा ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत का मतलब फ्यूज जो होता है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो लगातार हम सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, आज सेट 5 है। 5 में भी ये वाला बता दे रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ लेंगे। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम का क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग R1 R इक्विवेलेंट बताए थे हम, क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 के बारे में बोल रहा है तो 3 का लिख देना है। कितना कितना दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है 20 ओम, तीनों में बता रहा वही रहेगा, यानी 20 प्लस 20 प्लस 60 ओम का बात हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन नंबर ए 40 ओम, ऑप्शन नंबर बी 20 ओम, ऑप्शन नंबर सी 60 ओम, ऑप्शन नंबर डी 800 ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 60 ओम। इसका सही जवाब यह हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। खाली स्थान, क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। ऑप्शन नंबर ए, प्लग कुंजी। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। बैटरी जो होता है ना, वो चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। बैटरी एक तरह का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। बैटरी पहले कहते किसको हैं, तो बहुत सारा सेल को जोड़ करके बैटरी बनाया जाता है। इतना काफ़ी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, डगलस एंगेलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर माउस। सॉरी
तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर माउस। यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 8 का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। तो अब थोड़ा जान ले रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया है चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर, उसके बाद बोल रहा है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार कौन किया है? डगलस एंगलबर्ट ने किया है। यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए का बता रहे हो। यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किसने किया है? तो अजय भट्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स रसेल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया है? फ्लॉपी डिस्क, सॉरी, ऑप्शन नंबर, हाँ, ये वाला बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो हरित लवक पहले क्या है? तो हरित लवक क्या करता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? हरित लवक करता है। हरित लवक के ही, और इसमें एक हरा वर्णक होता है। इसमें हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये जो हरित लवक होता है ये पादप में पाया जाता है। पादप यानी कि पौधे वगैरह में पाया जाता है और शैवाल की कोशिका में पाया जाता है। और हरित लवक क्या करता है? भोजन के निर्माण में बहुत हेल्पफुल होता है, भोजन का निर्माण में सहायता करता है। इसीलिए हरित लवक को भी हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? रसोई घर भी कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु द्वारा जनन, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन। इसका सही आंसर है। पुनर्जनन का मतलब होता है हाइड्रा का, अगर हम जैसे हाइड्रा है उसका अगर एक पार्ट कहीं पर से हम कट कर देंगे तो वापस से वही जगह से वो मतलब कि निकलने लग जाएगा उसका पार्ट, तो वो होता है पुनर्जनन। अगर स्टार फिश है, स्टार फिश का अगर एक जो मतलब जो स्टार बना हुआ जो रहता है ना उसको अगर हम कट कर देंगे तो वहीं पर से वो मतलब निकलने लग जाएगा उसका शरीर, तो इसी को पुनर्जनन कहेंगे। किसी को अगर इतना में दिक्कत हो रहा है तो वो कमेंट में लिखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा पर, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े पर, ऑप्शन नंबर सी हृदय पर, ऑप्शन नंबर डी पेट में। तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हृदय में। मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर के हृदय 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 अंग पर ही हम लोग क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो पहले जानो एंजियोप्लास्टी होता क्या है। तो एंजियोप्लास्टी एक तरह का मतलब सर्जरी है जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, हृदय की मांसपेशियों हृदय के जो मांसपेशी होता है वहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी कि जो ब्लड यानी रक्त वाहिका जो होती है उसको जाकर के ब्लड का एक तरह से सर्कुलेशन वहाँ तक का खोला जाता है। जैसे किसी किसी को स्ट्रोक आने लग जाता है या किसी को दिल का दौरा आता है ना, उस समय एंजियोप्लास्टी हम लोग उस समय एंजियोप्लास्टी किया जाता है। अगर सबको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स उत्पन्न होते हैं? अब इसको हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए
O2 की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी CO2 की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी O2 की कमी, ऑप्शन नंबर डी CO2 की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2 की कमी। O2 की कमी के ही कारण क्या होता है, हम लोगों में क्रैम्प्स देखा जाता है, यानी ऐंठन देखा जाता है। ये बिल्कुल थोड़ा रट्टे वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट लीजिएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। हीनता जन्य रोगों यानी डेफिशिएंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स खाली स्थान की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन B12 की कमी से। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है मेरा स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जैसे जनन जनन जनांग होते हैं ना, वो थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पा हो जाता है। विटामिन ए का भी याद रख लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इतना हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दंत क्षय यानी जिसको डेंटल कैरीज का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दांतों का सफेद होना, क्षय का मतलब ही होता है खराब। तो ऑप्शन नंबर बी दांतों की सूजन, ऑप्शन नंबर सी दांतों का सड़ना, ऑप्शन नंबर डी दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी दांतों का सड़ना, इसका क्या है सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो ऑप्शन ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लोग को पादप जगत के बारे में शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावृत बीजी, जिसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। इस मतलब जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं इसके बीज में आवरण नहीं होता, यानी कि इसके बीज के ऊपर छिलका नहीं पाया जाता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंग्लिश के टर्म से याद रखा जाता है। जिम जाने वाले लोग ज़्यादा थोड़ा सा बॉडी बनाते हैं तो वो लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, तो उन लोग को उतना कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। अगर ठीक लग रहा है तो याद रख सकते हैं, नहीं ठीक लग रहा है तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अनावृत बीजी जो पौधा होता है, इसके पौधे के ऊपर जो पत्ता हुआ, पत्ते में एक तरह का मोम टाइप का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये वाला शायद पूछा जाता है, इसके लिए ये वाला कुछ इसको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को खालिस्तान रूप में संचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च में, ऑप्शन नंबर बी वसा में, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे मतलब किस रूप में संचित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर बी पोलिनोफिली, ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली, ऑप्शन नंबर डी हर्बोफिली। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली कहा जाता है। परागन का मतलब हुआ कि जो परागकण है, यानी कण को एक फूल से दूसरे फूल में एक तरह से ले जाना। तो ये बहुत सारा माध्यम होता है, जैसे
कीट कीट के द्वारा जाता है, हवा के द्वारा जाता है, जल के द्वारा जाता है। जल के द्वारा अगर जाएगा तो हाइड्रोफिली, और अगर ये हवा के द्वारा जा रहा है तो एनिमोफिली कहेंगे इसको। क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, खालिस्तान फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। ऑप्शन ए पेटूनिया, ऑप्शन नंबर बी जेरेनियम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रेंजिया, ऑप्शन नंबर डी चमेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो संकेत नहीं देती है पूछ रहा है, क्वेश्चन में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमेली, क्योंकि बाकी सब चीज से हम लोग अम्ल या क्षार के गुण का पता कर सकते हैं। बाकी तीनों ऐसा फूल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पहले परिवर्तन को हम लोग जान ले रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं? रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार चेंज हो गया तो उसको हम लोग पुनः चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही का जमना। अगर दूध से दही जम गया है तो क्या हम लोग वापस से दूध उससे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको हम लोग पुनः रिवर्स कर सकते हैं, यानी पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कागज को हम लोग अगर मोड़ दिए तो वापस से अगर कागज खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कागज ही रहेगा। तो मतलब उसके मूलभूत जो बेसिक चीज है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर बी CO2 से सूखी बर्फ बनना, ऑप्शन नंबर सी प्लैटिनम तार का गर्म होना, ऑप्शन नंबर डी लोहे का चुंबकीयकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना, क्योंकि एक बार मक्खन खट्टा हो गया वापस से हम लोग उसको सही नहीं कर सकते। बाकी जो बर्फ बनेगा उससे हम लोग CO2 से अगर बर्फ मतलब कि सूखा बर्फ बन रहा है तो उसको वापस से CO2 में किया जा सकता है। प्लैटिनम तार को अगर गर्म करे ठंडा करने पर भी तो वो मतलब उसका गुण चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, वो प्लैटिनम ही रहेगा। लोहे का चुंबकीकरण करे तो वो क्या रहेगा, मतलब चुंबकीकरण कर भी रहे तो भी उसका अंश उसी में रहेगा। तो इसके लिए मतलब ये तीनों कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो पहले तो सबका संकेत मालूम होना चाहिए हम लोग को। कॉपर का संकेत होता है Cu, तो इसमें तो दो दो आ रहा है, नहीं हो सकता। कार्बन का C होता है, क्लोरीन का होता है Cl, कैल्शियम का होता है Ca। तो इसमें इसमें और इसमें क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? दो दो आ रहा है। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में बस एक अक्षर आ रहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सामान्यता परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी केवल न्यूट्रॉन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बार फिगर को करते हैं। ये है मेरा परमाणु। परमाणु के चारों ओर अगर ये कक्षा है तो कक्षा के चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर मारता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में नहीं पाया जाता। तो बच गया मेरा प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन हुआ वो उसके नाभिक में होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 21 का? आप लोग बताइए, थोड़ा सा आप लोग भी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए
परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान की संख्या। इसको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि कोई भी हम हीलियम का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हीलियम का परमाणु संख्या परमाणु संख्या मेरा कितना है, 2। या कुछ और का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में से अगर हम लोग को परमाणु संख्या निकालेंगे तो मेरा किसका आता है, न्यूट्रॉन की संख्या आता है। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज़ को अभी हम पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो संयोजकता बताने के लिए कल हम बताए थे कि जो मेरा पूरा परमाणु संख्या हुआ तो उसको एक सजाने का तरीका होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो हम लोग सजाते हैं उसके आउटर मोस्ट लेयर में जो बचता है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है और हाइड्रोजन का मेरा 1 होता है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 5 लिखेंगे। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 संख्या अगर ऐसा रहता है तो 8 - 5 यानी बराबर 3 लिखते हैं। तो n का मेरा 3 है और इसका संयोजकता 1 है। ये वाला इसको देता है, ये वाला इसको देता है, इसीलिए फिर ये सूत्र बनता है NH3, जिसको बताने के लिए बस खाली हम बता दे रहे हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, संयोजकता 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोल इनमें से सबसे अम्लीय है? ऑप्शन नंबर ए पीएच मान का 0 वाला घोल, ऑप्शन नंबर बी पीएच मान 1 वाला घोल, ऑप्शन नंबर सी पीएच मान 6 वाला घोल, ऑप्शन नंबर डी पीएच मान 7 वाला घोल। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में हम बताएंगे। ये हुआ मेरा एक स्केल होता है, बीच में हम लोग ले लेते हैं, बीच में 7 उदासीन को प्रेजेंट करता है। ये पीएच स्केल है, यहाँ से 0 और यहाँ से मेरा 14 तक का आया। तो इसको गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद 8 9 10 11 12 और ये 13। ऐसे करके ये मेरा हुआ पीएच स्केल। अब हम लोग इधर से जितना इधर जाएंगे उतनी अम्लीयता बढ़ेगी, इधर से जितना इधर जाएंगे मेरी क्षारीयता बढ़ेगी। और साथ में क्या होता है, उदासीन होता था, यानी अम्लीयता किधर सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसके होगी, 0 के होगी। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए पीएच मान ओ मतलब 0 वाला क्या हो जाएगा, घोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला थोथा का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए ताम्र सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी लीड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी लौह सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी रजत नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताम्र सल्फेट, क्योंकि इसका एक सूत्र होता है नीला थोथा का CuSO4 इसको कहते हैं। तो यही है नीला थोथा का सूत्र। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ दिक्कत रहता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।